हार्दिक स्वागत करता हूं। एंड अब क्लास 10th के लिए मैंने इससे पहले कोर्स स्ट्रक्चर यानी सिलेबस के ऊपर एक वीडियो यूट्यूब पे डाला। इसके बाद मैंने केमिस्ट्री का यानी क्लास 10th का पहला वीडियो मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूं। और ये पहले यूनिट का पहले चैप्टर का पहला वीडियो है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एंड इट इज 2 पार्ट में ये वीडियो प्रिपेयर्ड है। आपको एक बार बता दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक चेंज ये किया है कि जो वीडियो हमारे बने हैं उसमें आपको सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डिटेल में आपको समझाने की कोशिश किया है मैंने। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके समरी के बजाय एनसीईआरटी के नोट्स देने की कोशिश करूँगा। और अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस को डिलीट कर दूं, क्योंकि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपनी बुक से भी प्राप्त कर सकते हैं और उसके केवल आंसर दूंगा। क्योंकि कम एनसीईआरटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा हम मैटर नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टैंड। एंड जो भी होगा आपको बेहतर के लिए मैं करूँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल, आपको ये कंटेंट, आपको ये मैटर अच्छे लगते हैं, हमारा रोल आपको समझ में आता है, हमारा पढ़ाना समझ में आता है, तो आप लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड के साथ आप शेयर करके इस चैनल के ग्रोथ में हेल्प करें। तो लेट्स स्टार्ट हियर स्टूडेंट। जो अगला जो टॉपिक हमारा है कि क्या हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या है। देखिए, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन केमिकल चेंज। और आपको याद होगा कि केमिकल चेंज में क्या होता है कि इस चेंज में कुछ न्यू सब्सटेंसेस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म बनते हैं। और ये केमिकल सब्सटेंसेस जो भी फॉर्म होते हैं, न्यू प्रॉपर्टी, ये इनको हम केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें होता क्या है, केमिकल चेंज में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। यानी एक जो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और रिजल्टेंट न्यू सब्सटेंसेस जो है बनते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल रिएक्शन। सिंपली हम इसको केमिकल रिएक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंस, यानी केमिकल सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टी इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड बहुत सारे आपको एग्जांपल्स आपको मेरे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, कर्डिंग ऑफ सावरिंग ऑफ मिल्क। तो ये बहुत सारे आपको एग्जांपल, इसमें से एटलीस्ट कम से कम 3-4 आपको एग्जांपल याद रखने हैं, क्योंकि आपसे एक नंबर के 2 केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। नाउ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है, तो नीचे के रिएक्शन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये मैग्नीशियम प्लस का ऑक्सीजन इक्वल टू MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। देखिए, अगर हम मैग्नीशियम वर्ड में लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन। अब इसी को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं विद इंक्लूजिंग फार्मूला एंड सिंबल, तो ये हो जाता है केमिकल इक्वेशन, जिसके आगे हम बात करेंगे। मैं यहाँ पर बात ही करना चाहता हूँ कि आप यहाँ ध्यान दीजिए, एरोसाइन। एरोसाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये देखिए, ये जो पार्ट जो है इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, यानी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। हम बहुत सिंपल याद कर सकते हैं, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। एंड जो एरोसाइन के जो राइट हैंड साइड में जो सब्सटेंसेस बनते हैं हैविंग न्यू प्रॉपर्टी, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में देखा जाए तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बाद से अगला पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वेन एवर केमिकल रिएक्शन इज कंडक्टेड, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, कुछ इस तरीके के साइन हमको दिखते हैं जिससे हम गेस कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेनली गैसेस होती हैं जो रिलीज होती हैं, इनको हम एरो सुपर की तरफ इंडिकेट कर देते हैं। तो वेन एवर ये रिएक्शन वेयर गैस इज इवॉल्व, तो हम समझते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन कलर, केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो जाता है। आप देखोगे कॉपर सल्फेट को हम हीट करते हैं, ब्लू कलर, व्हाइट में कलर चेंज हो जाता है। तो वेन एवर रिएक्शन इज कंडक्टेड वहाँ पर कलर चेंज आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, रिएक्टिंग सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट है, सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी कुछ भी हो सकता है। तो सॉलिड हम रिएक्टेंट लेंगे, प्रोडक्ट गैस निकल सकता है। लिक्विड हम रिएक्टेंट लेंगे, प्रोडक्ट गैस हो सकता है, चाहे सॉलिड हो सकता है। तो यानी यू मे ऑब्जर्व द चेंज ऑफ स्टेट इन केमिकल रिएक्शन। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज चेंज इन टेम्परेचर। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ change in temperature and in a reaction, heat may be absorbed or released. If heat is absorbed during reaction, अगर heat absorb हो रही है किसी रिएक्शन में, आपको हीट कर रहे हो, आप देखते हो ना कभी कभी रिएक्शन कराने के लिए हम टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं, यानी हम हीट दे रहे हैं, यानी ड्यूरिंग रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी तरफ इन सम रिएक्शन आप हीट नहीं करते हो, लेकिन आप देखोगे कि टेस्ट ट्यूब जो है वो वार्म हो जाती है, यानी हीट रिलीज हो रही है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? वेयर हीट इज रिलीज, एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट इज एब्जॉर्ब, एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। ये तो मैंने एक एक एग्जाम्पल कॉमन लिया है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन आप देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखिए कभी कभी रिएक्शन में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे वाइट, येलो या अलग अलग कलर के क्या होते हैं, मैटर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, ये इनसॉल्युबल जो केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं बॉटम में, तो उनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। याद रखिए इनसॉल्युबल जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दे डिपॉजिटेड ऑन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। दूसरी तरफ अगर सॉल्युबल है तो वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे, वो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। तो ऐसे रिएक्शन ऐसे में मतलब ये जो 5 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। इसमें से किसी केमिकल रिएक्शन में कोई जरूरी नहीं है कि ऑल द 5 विल ऑब्जर्व, पांचों दिखेंगे ऐसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 2-3 जो भी दिखते हैं उस बेस पर हम ये गेस करते हैं कि इट इज ए केमिकल रिएक्शन। नाउ केमिकल इक्वेशन, पहले बताया था आपको केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए कि स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, व्हेन मैग्नीशियम बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, बर्न देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो ये जो स्टेटमेंट है ये केमिकल रिएक्शन है। अब इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला। एलिमेंट है तो सिंबल यूज करेंगे, कोई कंपाउंड है तो फार्मूला यूज करेंगे। तो उस short representation of chemical reaction using symbol and formulae of the substance is called chemical equation। अब केमिकल इक्वेशन जैसे एक तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट को दिखाएंगे जो एक या दो या एक से अधिक भी हो सकते हैं, उसी तरह से प्रोडक्ट एक या एक से अधिक भी हो सकता है, तो उनको हम शो करते हैं और बीच में एरो लगा देते हैं। यानी एरो के लेफ्ट साइड में क्या होगा, रिएक्टेंट, एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट होंगे। अब ये रिएक्शन अगर बैलेंस रिएक्शन किसे कहेंगे, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स है और जो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स है उसी रिएक्टिंग सब्सटेंस के जो पार्टिसिपेट करने वाले केमिकल में कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम्स अगर इक्वल है दोनों साइड में तो हम उसको बैलेंस रिएक्शन कहेंगे। यानी a balanced chemical equation, not balance reaction, balanced chemical equation। Balanced chemical equation क्या है? Balanced chemical equation has the atom number of atoms of each element equal on both sides। यानी जैसे यहाँ पे आप रिएक्शन में देखिए ZnH2SO4 यानी जिंक प्लस H2S सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। देखिए ये केमिकल इक्वेशन है। अब इसको वर्ड इक्वेशन में हम कैसे कहेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अगर ऐसे हम लिखते हैं तो वो वर्ड इक्वेशन हुआ। अब इसको हमने यहाँ पर केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखा है। अब देखिए ये बैलेंस है कि नहीं, तो इसके लिए हम पता करेंगे कि जिंक दोनों साइड 1, हाइड्रोजन दोनों साइड 2, सल्फेट दोनों साइड 1। तो इसका मतलब कि रिएक्टिंग सब्सटेंस और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, इसलिए ये बैलेंस इक्वेशन है।
नेक्स्ट है कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपसे क्वेश्चन आई थिंक 2 और 3 मार्क्स का श्योर पूछा जाता है, इसको तो आपको जानना ही चाहिए। ये मुझे इस चैप्टर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई रिएक्शन जब बैलेंस करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, फिर एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है जिसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसको सेपरेटली उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एक एरो साइड के लाइन खींच के, और एक तरफ रिएक्टेंट के एटम्स, दूसरी तरफ प्रोडक्ट के एटम्स के जो नंबर है, एग्जैक्ट नंबर जो इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको लिख लेंगे और उनको एक बॉक्स में लिख लेते हैं। बॉक्स में इसलिए कि आप एक बात ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बच्चे करते क्या है कि बैलेंस करते वक्त जो रिएक्टिंग सब्सटेंस या प्रोडक्ट हैं उनके जो फार्मूला हैं या सिंबल हैं उसको चेंज करते हैं। नो, जो इक्वेशन में फार्मूला या सिंबल दिया है आप उसको नहीं चेंज करेंगे, आप चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए उसको हम लोग पहले बॉक्स में ले लेते हैं, ताकि ये बॉक्स इसलिए बनवाते हैं ताकि बॉक्स के अंदर जो भी फार्मूला लिखा गया है, जो भी सिंबल लिखा गया है, यू कांट चेंज, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। आप उसके पहले नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डबल ट्रिपल या हाफ जो भी करना है कर सकते हो, बट यू कांट चेंज द फार्मूला। पहली चीज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, आपने रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं उनके नंबर लिख लिए, फिर प्रोडक्ट में जितने एटम्स हैं उनके नंबर लिख लिए। नाउ अब बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बैलेंस किसे करेंगे, तो सबसे पहले चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट, उस केमिकल कंपाउंड को लेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, ठीक है ना। पहले सबसे किसको लेंगे, उस केमिकल कंपाउंड के एटम्स को बैलेंस करेंगे जिसमें एटम्स की संख्या ज़्यादा है। चलिए उसको बैलेंस कर लिया। उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यानी जिसमें सबसे कम एटम की संख्या हो उसको बैलेंस लास्ट में करते हैं। हो सकता है हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस कीजिए। दोनों तरफ रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब इस चीज़ को जरा इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है Fe प्लस H2O इजकल टू Fe2O3 Fe3O4 प्लस H2। ये एक मैंने रिएक्शन देखा है। अब देखिए ये बैलेंस है कि नहीं। आयरन की संख्या इधर 1 है, एरो साइड को 1 है, प्रोडक्ट में 3 है, तो ये तो पहले ही दिखेगा कि अनबैलेंस है। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर 2 है, इसलिए हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है, ये भी नहीं बैलेंस है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो, ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में थोड़ा मिस्टेक है। एक्चुअली यहाँ Fe2O3 होना चाहिए, Fe2O3 होना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे वो तरीका समझिए। हमने पहले क्या किया, पहले स्टेप में इनको बॉक्स में लिख लिया। अब जो फार्मूला बॉक्स में आयरन चाहे H2O चाहे Fe2O3, यहाँ करेक्शन किया गया है Fe2O3 यहाँ पर, सॉरी ये चीज़ को सॉरी एक बार मैं आपके साथ वो कर रहा हूँ। यहाँ जो चीज़ यहाँ पर दी गई है, जो पॉइंटर जहाँ देख रहा हूँ, ये Fe3O4 के जगह पर इसको आप Fe2O3 पढ़ें, ये एक करेक्शन है, सॉरी। चलिए आते स्टेप पहले क्या करते हैं, इनको हम बॉक्स में लिख देते हैं। और बॉक्स में लिखने का पर्पज़ ये है कि ये जो फार्मूला है या सिंबल है इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए पहले इसी को चेंज कर देते, नो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपने यहाँ आयरन साइड लगाया, रिएक्टेंट में कितने, जैसे आयरन है, आयरन का 1 एटम है, पहले आपने क्या लिया, 1 एटम लिया। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, आप हाइड्रोजन के 2 एटम लिए। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन का 1 है। फिर प्रोडक्ट में देखिए आयरन के 2 है, हाइड्रोजन के 3 है, सॉरी 2 है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, ये आपने लिख लिया, ठीक है। ये दूसरा स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप। तीसरा स्टेप अब क्या है, देखिए अब आपको यहाँ आयरन ऑक्साइड को देखिए Fe2O3, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, तो पहले हम इसी को बैलेंस करेंगे। अब क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ आयरन 2 है, आयरन की संख्या कितनी है, 2 है, तो इधर भी 2 करना होगा हमको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब 2 आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी आपको 2 मल्टीप्लाई करना होगा। बाहर बॉक्स के बाहर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आयरन के 2 एटम हो गए,
तो देखिए आयरन अब ये बराबर हो गया, आयरन बैलेंस हो गया, दोनों तरफ 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, इधर भी आयरन 2 हो गए। हाइड्रोजन देखिए अभी तो फिलहाल बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 1 है, इधर पर 3 है। तो हम क्या करें, आयरन यहाँ पे ये ऑक्सीजन इधर कितना है, ये 3 है, तो इसको यहाँ पर भी ऑक्सीजन को 3 होना चाहिए, तो हम यहाँ बॉक्स के बाहर 3 मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जब बॉक्स के बाहर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस होगा, लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाएगा, यह ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप बॉक्स के बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के फार्मूले पर भी असर पड़ेगा, तो हाइड्रोजन में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हाइड्रोजन में आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 6, ये तो 3 हो गया, ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया, 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ के हो गई 6। अब हाइड्रोजन इधर तो आपका 2 है, तो आप इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हाइड्रोजन इधर भी हो जाएगा कितना, 6। तो ये 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे बॉक्स के बाहर, अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पर 3 आई है। तो अब आप रिएक्शन को जब आप बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो 2Fe + 3H2O = Fe2O3 + 3H2O। अब ये आपका बैलेंस रिएक्शन इक्वेशन होगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप को एक बार और समराइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी रिएक्शन दिया गया है उसको बॉक्स में बनाएंगे। फिर दूसरा स्टेप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम्स हैं उनको सेपरेटली लिख लेंगे। फिर जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं उसको पहले बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो बॉक्स के बाहर मल्टीप्लाई करेंगे और बॉक्स के अंदर जो भी एटम्स होंगे वो उसी हिसाब से मल्टीपल हो जाएंगे, फिर आप बैलेंस कर देंगे। सबसे पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, सबसे पहले आप उसको बैलेंस कीजिए जिसमें कार्बन की एटम संख्या ज़्यादा है, उस कंपाउंड में जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, बैलेंस करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने विवेक से इसको चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको फार्मूला चेंज नहीं करना है, आगे केवल नंबर जो है वो पुट करके और ऐसा करना है कि दोनों तरफ एटम्स की संख्या बराबर हो जाए। अब आपके लिए कुछ यहाँ पर रिएक्शन दिए गए हैं कि आपको इसको बैलेंस करना है, जैसे N2 + H2, MnO2 + HCl = MnCl2 +, तो ये रिएक्शंस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, आप इसको बैलेंस कीजिएगा। कोई दिक्कत हो आप हमसे शेयर कीजिएगा कमेंट करके, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ कोई भी केमिकल इक्वेशन है वो एक रिएक्शन की तरह से पूरी तरह इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए कुछ यहाँ चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो सबसे पहले हम वो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो सबस्टांसेस हैं उनके हम फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिजिकल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए आपको मालूम है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 फिजिकल स्टेट होते हैं। तो सॉलिड के लिए, गैस के लिए हमने G यूज कर दिया, लिक्विड के लिए L यूज कर दिया और यहाँ पर S यूज कर दिया। तो ये इससे हमें पता चलेगा कि जो रिएक्टेंट है वो गैस है या लिक्विड है या क्या है, ये गैस है, सॉलिड है। इसके बाद अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है यानी वाटर में डिजॉल्व है तो उसको AQ ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद से कोई भी रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्शन ये है और रिएक्टिंग सबस्टांस है A और B रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और A मान लीजिए कि सॉलिड है तो आपने यहाँ S लिख दिया तो सॉलिड हो गया। अगर B मान लीजिए कि लिक्विड है तो L लिख दीजिए तो ये लिक्विड हो गया। अब एरो लगाया आपने और यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लिया और उनके स्टेट को दिखा दिया। एक चीज़ और इंफॉर्मेशन और बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि एरो के ऊपर जो कंडीशंस होती हैं, जैसे मतलब टेम्परेचर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन या कोई कैटलिस्ट आपको यूज किया जा रहा है तो आप ऊपर और नीचे उस इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। इससे और आपका केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव बन जाएगा। एक चीज़ और क्या आप इसमें कर सकते हैं, अगर कोई गैस बन रही है तो उसको एरो से ऐसे कर देंगे तो इससे पता चलेगा कि गैस इवॉल्व, और अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसको डाउनवर्ड एरो से दिखा दीजिए तो ये पता चलेगा कि प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दें,
टेम्परेचर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन, कैटेलिस्ट, ये सबको हम एरो के ऊपर या नीचे लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक्वा सॉल्यूशन है तो AQ लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर गैस निकल रही है तो एरो को ऊपर की तरफ इंडिकेट करते हुए शो कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट बन रहा है तो एरो को नीचे की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम किसी भी रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपके सिलेबस में जो अलॉटेड है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें 2 सब टाइप आ जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और लास्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसको 1 बाय 1 इन रिएक्शंस को हम लोग लेते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप कॉम्बिनेशन वर्ड पर ध्यान दो। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब 2 चीज़ें जुड़ना। 2 चीज़ों कॉम्बिनेशन क्या होता है? जुड़ना। तो अगर 2, यहाँ पर आप सिंबल से देख सकते हो कि 2 सर्किल को जोड़ के एक बड़ा सर्किल बना करके दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये इसका मतलब कि 2 या मोर देन 2 रिएक्टिंग सबस्टेंस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनता है, यानी वो कंबाइन हो रहा है, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? ए रिएक्शन इन विच 2 आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये 2 रिएक्टेंट है और कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। एक और रिएक्शन देखिए, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं? 2 हैं, और प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 1, तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन हो रहा है। चलिए अगला आप देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स होता है। आप इसमें देखिए, लार्ज सर्किल स्प्लिट करके 2 स्मॉल सर्किल में टूट जा रहा है, यानी ये रिएक्टेंट है। ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज या स्प्लिट इनटू 2 प्रोडक्ट, तो इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन इन विच 1 कंपाउंड डिकम्पोजेज इनटू 2 आर मोर कंपाउंड आर एलिमेंट आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। और इसको जैसे यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यहाँ पर देखिए 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक और एग्जाम्पल देखिए, आयरन सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, तो ये भी क्या है? इसमें एक रिएक्टेंट है और 3 प्रोडक्ट है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ सर्टेन कंडीशंस में होता है। अगर हीट की वजह से डिकम्पोजिशन रहा है तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यानी टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट। अगर हीट इज इन्वॉल्व टू ब्रेक द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड थर्मल रिएक्शन। जैसे लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनाता है, तो यहाँ 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये क्या है? क्योंकि हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। दूसरा, अनदर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम कराएं, यानी आप इस सेटअप में देख सकते हो कि एक बीकर के अंदर वाटर लिया गया है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा के और उन इलेक्ट्रोड के ऊपर टेस्ट ट्यूब 2 रख दी गई और इनको एक सर्किट से जोड़ के एक टर्मिनल को कैथोड और एक को एनोड, या प्लस से जोड़ा गया है, माइनस से जोड़ा है तो कैथोड होगा और दूसरा एनोड होगा। तो आप यहाँ याद रखिएगा कि जब हम बैटरी ऑन करेंगे रिएक्शन, तो यहाँ पर वाटर का डिकम्पोजिशन होगा, यानी वाटर ब्रेक होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो माइनस की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, और वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज हो रहा है तो प्लस एनोड की तरफ जाएगा और वहाँ पर ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी। अब यहाँ पर ये तो ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का वॉल्यूम और ऑक्सीजन का वॉल्यूम और हाइड्रोजन का वॉल्यूम में कंपेयर कीजिए। यहाँ पर जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम है, वो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल है, ज़्यादा है।
तो आप देखेंगे कि जब एक मॉलिक्यूल वाटर का ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनता है, यानी ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन डबल स्पेस कवर करता है। तो एक बात यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पर रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस किस इलेक्ट्रोड पर रिलीज होती है, उनके वॉल्यूम में क्या रेशियो होता है। तो अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन पूछे तो 1:2, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन पूछे तो 2:1, ये रेशियो होता है। अब इसमें जो डिकम्पोजिशन होता है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जी में रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। एक और टाइप का डिकम्पोजिशन होता है जिसको हम लोग फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों इसमें देखिए, अगर सिल्वर क्लोराइड को लाइट में एक्सपोज किया जाए तो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। अब तो ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसके डिकम्पोजिशन के लिए सनलाइट रिस्पॉन्सिबल है, लाइट इज रिस्पॉन्सिबल। अब इसमें होता क्या है कि सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है जब वो वाइट होगा, जब वो एक्सपोज होगा लाइट में तो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्रे कलर सिल्वर की वजह से बन रहा है। ऐसे ही जब फोटोग्राफिक जो इस एक और रिएक्शन होता है सिल्वर ब्रोमाइड अगर लें जिसका कलर ब्लैक होता है, सिल्वर क्लोराइड स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर जब लाइट का अपीयरेंस होता है तो वो चेंज हो जाता है उसका कलर। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफिक पेपर में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है दो चेंज द कलर ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। एक और डिकम्पोजिशन होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है बट फॉर सेक ऑफ नॉलेज मैं बताना चाहूँगा, वो होता है कैटेलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई कैटेलिस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यानी डिकम्पोजिशन किसी कैटेलिस्ट की वजह से हो रहा है, तो उसको हम लोग कैटेलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए इसके रिएक्शन और इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। होप यू विल एंजॉय, आपको अच्छा लगा होगा। अभी आपको बता दूं कि यह चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर आगे जारी रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके डिफरेंट टाइप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रेसिडिटी, कोरोजन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।